So students, let us now discuss atomic collision. So there are two ways to excite an electron in an atom. हम लोग दो तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं एक एटम में. सो फर्स्ट वे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बाय सप्लाइंग एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट. इतने सारे लेक्चर्स हमने डिस्कस किए, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमें अगर लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट करना है और हायर एनर्जी लेवल में लेके जाना है, तो एक तरीका ये है कि हम उसको फोटोन्स के थ्रू एनर्जी दें. ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. And electron absorbs a photon only when the photon energy is equal to the difference in energies of the two energy level. तो ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये E2 है, ये E1 है, तो जो एनर्जी गैप यानी E2 माइनस E1, अगर इस एनर्जी गैप का हमने कोई फोटोन यहाँ पे सप्लाई किया है तो ही ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ठीक है, सो एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ओनली व्हेन द फोटोन एनर्जी, जो फोटोन एनर्जी है, only when the photon energy is equal to the difference in the energies of two energy levels, is equal to the difference in energies of two energy levels of an atom, otherwise the photon will not be absorbed. तो ये हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, राइट. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इस पे. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि ये जो एनर्जी है ये एटॉमिक कोलिजन के द्वारा मिल जाए, राइट. इसका मतलब ये है कि हमें जिस एटम को एक्साइट करना है तो वहाँ पे हम उस एटम को किसी एक दूसरे एटम से हम कोलाइड करवा दें या न्यूट्रॉन से कोलाइड करवा दें. ठीक है, तो वो है अपना सेकेंड यानी एटॉमिक कोलिजन. तो जैसे मानिए कि मुझे इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है, तो मैं एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ले आऊँगा जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और ये आकर इससे टकराएगा. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा और इस कोलिजन के द्वारा जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, राइट. वो अपने ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर हायर एक्साइटेशन में जाएगा. तो यहाँ पे एक असम्पशन ये है कि जो लॉस होगा इसके एनर्जी में, इसके काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा डेल्टा के ई, वो सिर्फ तब होगा जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइट होगा या आयोनाइज होगा. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, आयोनाइज होगा. ठीक है, दो बातें. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना है कि जब कोलिजन होगा, कोलिजन के वक्त इस वाले एटम का एनर्जी तभी लॉस होगा जब ये वाला एटम, जब इस वाले एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो एक्साइट होगा लोअर स्टेट से हायर स्टेट, या तो आयनाइज होगा. ठीक है, उस सिचुएशन में ही एनर्जी लॉस. तो अब हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले एटॉमिक कोलिजन. ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस के लिए, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, कोलिजन ऑफ अ न्यूट्रॉन, कोलिजन ऑफ अ न्यूट्रॉन विथ एन हाइड्रोजन एटम या विथ अ हाइड्रोजन एटम. तो ये हम एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कोलिजन में होता क्या है. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया है कि ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम जो कि रेस्ट पे है, यानी इसका वेलोसिटी 0 है. ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है और एक ये न्यूट्रॉन है जो यहाँ से आके इसको कोलाइड करने वाला है. ठीक है, तो मैंने जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए दोनों का जो मास है वो मैंने m एज्यूम कर लिया. इसका मास भी m, इसका मास भी m एज्यूम कर लिया. अब हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास एक तो केस हो सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए, राइट. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, यानी देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए यहाँ पे, राइट. तो देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी इन दैट. ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जब हमें पता है कि अगर दो इक्वल मासेस का जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो क्या करते हैं, वो अपने वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, राइट. वो रेस्ट पे आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन उस वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू कर देगा, राइट. यहाँ पे इन दोनों का एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करें कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तो क्या होता. ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, राइट, यानी E = 0. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आप ये मान लो कि जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यानी कॉमन वेलोसिटी वो v है, क्योंकि ये जो दोनों है, ये न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन, जब ये टकरा जाएंगे और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो फिर ये दोनों एक्चुअली स्टिक हो जाएंगे, दे विल स्टिक टुगेदर. यानी ये न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन दोनों इस तरह चिपक जाएंगे और दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी v' से आगे जाएंगे. तो मैंने मान लिया है कि जो कॉमन वेलोसिटी है वो v' है. ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और E का इक्वेशन.
तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो तो हो जाएगा mv, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा सिर्फ mv, और जो फाइनल मोमेंटम है यानी ये दोनों जो है यानी m प्लस m, अब मास हो गया है 2m, ये v डैश के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा 2mv डैश, राइट, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको जो v डैश का वैल्यू है, v डैश का वैल्यू मिल जाएगा आपको v/2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या लगा दिया, ये हम लोग लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि लॉस इन एनर्जी कितना होगा। तो लॉस इन एनर्जी देखते हैं, लॉस इन एनर्जी होगा के ई फाइनल पूरे सिस्टम का माइनस के ई इनिशियल। के ई फाइनल कितना होगा, के ई फाइनल हो जाएगा हाफ, और इस पूरे सिस्टम का मास 2m है। तो अच्छा आपको लॉस निकालना, तो के ई इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, राइट, क्योंकि इनिशियल ज़्यादा है। तो इनिशियल हो जाएगा हाफ mv², क्योंकि इनिशियली सिर्फ ये न्यूट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, तो हाफ mv² माइनस हाफ, फाइनली ये दोनों एक हो गए, m प्लस m यानी 2m हो गए, उनका वेलोसिटी आया है v/2, तो वो हो जाएगा v²/4। तो यहाँ से आप जब देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इस पूरे सिस्टम का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ठीक है, जिसको मैं k कह देता हूँ, ऑलराइट। और आप जब इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस, तो आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/4 mv²। मतलब जो लॉस इन एनर्जी आ रहा है वो लॉस इन एनर्जी आ रहा है k बाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू हाफ mv², हाफ इंटू हाफ mv², ठीक है। तो हाफ इंटू हाफ mv² का मतलब हो गया, ये हो गया हाफ ऑफ k, यानी k/2 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज k/2। सो आप यहाँ देख सकते हो, ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, ये एग्जाम्पल में हमने दोनों का मास सेम लिया है। आगे जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें अलग अलग मासेस भी होंगे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है k/2, ऑलराइट, k/2 इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ सेकेंड केस में, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, ये एनर्जी गया कहाँ, राइट, वेयर डिड दिस एनर्जी गो। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, द हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द कोलिजन। इस एग्जाम्पल में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी k/2 इज लॉस्ट, राइट, k/2 इज लॉस्ट। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी शुड understand is that in collision of elementary particles of atoms no energy can be lost in heat। यहाँ पे जो एनर्जी है वो हीट के टर्म्स में लॉस्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल कोलिजन, ठीक है। दिस इज जब भी एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन, एटम, इस तरह के पार्टिकल जब भी कोलाइड करेंगे तो जो ये लॉस इन एनर्जी है, दिस लॉस इन एनर्जी इज नेवर ड्यू टू हीट, मतलब दिस इज नॉट लॉस्ट एज हीट, यहाँ पे नेवर द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो फिर ये एनर्जी जाता कहाँ है, तो ये एनर्जी जो है इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करने में यूज़ हो सकता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के लिए एक्साइट कर सकता है, तो उसमें वो एनर्जी यूज़ हो सकता है। मतलब अगर ये जो एनर्जी है वो किसी एनर्जी गैप के बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि वो E2 माइनस E1, इस एटम के अंदर जो सेकेंड क्वांटम नंबर और फर्स्ट क्वांटम नंबर के बीच का जो एनर्जी गैप है, जैसे मान लीजिए लोअर है -13.6, ऊपर -3.4, तो ये 10.2, अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो फिर ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो सकता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर ना तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ना ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब ना ही लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो क्या होगा, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा था यहाँ पे। तो ये जो एग्जांपल है, एक जो हमने अभी एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल, हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस इन द कोलिजन। वो देखा आपने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, k था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी k/2 था, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया था k/2, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल का रहेगा, ऐसा नहीं कि हर एग्जाम्पल में ऐसा ही होने वाला है, अलग अलग एग्जाम्पल के हिसाब। So one important point which we should understand carefully is that in collisions of elementary particles and atoms, no energy can be lost as heat. आप प्लीज़ ये पॉइंट बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। नो एनर्जी कैन बी लॉस्ट एज हीट बिकॉज हियर वी कैन नॉट कंसिडर द डिफॉर्मेशन ऑफ एनी लेटाइस इन द कोलाइडिंग बॉडी। तो जो दो बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं उसमें हम डिफॉर्मेशंस नहीं कंसिडर कर सकते, वी कैन नॉट कंसिडर, राइट। मतलब ये कोई नॉर्मल कोई बॉल से नहीं, मतलब एक बॉल लिया आपने,
और उसको वॉल पे जोर से मारा तो वो बॉल क्या होगा, वो बॉल डिफॉर्म हो जाएगा, राइट। वो बॉल जो है उसका शेप चेंज होगा और डिफॉर्म हो जाएगा। यू कैन कंसीडर दैट डिफॉर्मेशन दे, राइट। बॉल लिया आपने, वॉल पे मारा तो बॉल जो है यू कैन कंसीडर इट्स डिफॉर्मेशन, यू कैन कंसीडर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द लॉस ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर हम कोई भी चेंज इन क्या नहीं कंसीडर कर सकते, या डिफॉर्मेशन ऑफ एनी लैटिस इन द कोलाइडिंग बॉडी वी कैन नॉट कंसीडर। इसलिए देयर इज नो एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट एज हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देयर इज नो एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट एज हीट। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप नोट डाउन करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जाएगा किधर? अगर इसके जाने की पॉसिबिलिटी है तो वो सिर्फ एक्साइटेशन में जा सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट करने में ही जा सकता है, बस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये किसी भी एक एनर्जी गैप के बराबर है, अगर ये एनर्जी गैप के बराबर, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी, मान लीजिए E2 माइनस E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक हाइड्रोजन एटम के अंदर का जो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होता है, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर है तो ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो ही ये लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और तो ही वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। नहीं तो इलास्टिक कोलिजन ही होगा हर बार। अगर मान लीजिए कि ये लॉस इन एनर्जी सफिशिएंट नहीं है या इस एनर्जी गैप के बराबर नहीं है, तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा ही नहीं, इनइलास्टिक कोलिजन होगा ही नहीं। ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये लॉस इन एनर्जी गैप के बराबर है तो ही इनइलास्टिक कोलिजन होगा, नहीं तो हर बार सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग लेते हैं ये एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसके सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया है न्यूट्रॉन विच इज़ गोइंग टू कोलाइड हेड ऑन टू अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। तो एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन उसका मास मैं m ले लेता हूँ, इज गोइंग टू कोलाइड विद अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, तो उसका मास भी मैं m ले लेता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। और दोनों का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोलाइड करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इस न्यूट्रॉन का वो है 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे कहा गया है डिस्कस द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोलिजन। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस केस में जब दोनों के मास सेम है तो जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है, मैक्सिमम, राइट, तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है वो आपने देखा था कि वो k/2, इसको मैं k कहता हूँ, राइट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो k/2 था, यानी 24.5/2 यानी 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हो सकता है, ठीक है, 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले आप ये बात समझ लो कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और जो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी होता है उसके लिए वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये हमने डिस्कस किया है। तो ये यहाँ का एनर्जी है वो -13.6, यहाँ का जो एनर्जी है वो -3.4, ठीक है, और यहाँ का जो एनर्जी है वो -1.51। तो हमने देखा है कि ये जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो भी पॉसिबल है, यानी हाइड्रोजन एटम ये जो लॉस है इस लॉस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एब्जॉर्ब करके अपने फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ से n=1 से n=2 में जा सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि n=1 से, क्योंकि 12.09 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी 12.25 से कम है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि वो n=1 से n=2 नहीं n=3 तक चले जाए, ठीक है, क्योंकि ये है n=3, ये है n=2 और ये है n=1। तो n=1 से 2 जा सकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, राइट, जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है उसमें से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके 1 से 2 जा सकता है, और इसमें से वो चाहे तो 12.09 लेकर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं ले सकता 12.25, क्योंकि 12.25 जो वो एग्जैक्टली किसी गैप के, किसी भी एक एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 12.25 है ही नहीं, तो वो 12.25 पूरा नहीं ले सकता है। मतलब यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमने दो केस डिस्कस किए थे, राइट, हमने डिस्कस किया था परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक केस होने के लिए ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करे तो ही
क्या हो सकता है, तो ही परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एनर्जी गैप है ही नहीं जो 12.25 के बराबर हो, यानी यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे एक तो पॉसिबल है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, या फिर ये पॉसिबल है कि पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन हो। ठीक है, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन जो है उसमें भी दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होगा, और दूसरा जब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होगा। तो हमें 3 केस डिस्कस करने हैं, राइट। आपको ये बात समझ में आ रही है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये केस बनेगा ही नहीं यहाँ पे, ये केस बन ही नहीं पाएगा। क्यों, इनइलास्टिक कोलिजन वाला केस यहाँ बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसी भी एक्साइटेशन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग है ही नहीं। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही नहीं, तो वो केस बन ही नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके ये सारे केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। आइए बात करते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, एंड दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें सबसे खास बात क्या है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। मतलब द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है ये एक काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, जो भी है इसका 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आइटम रेस्ट पे है, ठीक है। दिस हाइड्रोजन आइटम इज एट रेस्ट। जब ये इससे टकराएगा, राइट, दोनों के मासेस सेम है, इनके वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किस पे आ जाएगा, अब न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा। पहले हाइड्रोजन आइटम किस पे था, पहले हाइड्रोजन आइटम रेस्ट पे था। तो अब ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन आइटम है वो अब ये पूरा एनर्जी लेके, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगा 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो लेके वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये पहला है जहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी का, राइट, कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे एक्साइटेशन वगैरह नहीं हुआ, राइट। मतलब हाइड्रोजन आइटम जो है अभी भी ग्राउंड स्टेट में है, ये पहले भी ग्राउंड स्टेट में था और अभी भी ये हाइड्रोजन आइटम ग्राउंड स्टेट में है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो पहले भी ग्राउंड स्टेट में था और अब भी किस में है, अब भी वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला केस, राइट, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, व्हेन देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, तो इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में एक्साइट हुआ ही नहीं। अगर एक्साइट होता तो वो जो एनर्जी होता है, जैसे मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और ये एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये पहला केस है कि ऐसा भी हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी एनर्जीज का एक्सचेंज हो रहा है, कोई एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो एक्साइटेशन, ठीक है। मतलब देयर इज नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लेट अस टेक द सेकंड केस, दैट इज पार्शियली इनइलास्टिक केस। तो सेकंड केस जो यहाँ पॉसिबल है वो है पार्शियली इनइलास्टिक, ठीक है। तो पार्शियली इनइलास्टिक, तो उसमें जो पहला केस पॉसिबल है कि जब ये न्यूट्रॉन 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेकर आ रहा है और ये इधर हाइड्रोजन से टकरा रहा है, कोलाइडिंग विद द हाइड्रोजन। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम जो है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ये क्या कर ले, 10.2 और एक्साइट हो जाए, यानी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, मतलब इसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब ये जो दोनों हैं, तो इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, और इन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 24.5 माइनस 10.2 होगा, ठीक है। तो अब इनका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ बच जाएगा इस पूरे सिस्टम का, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो हो जाएगा 24.5 माइनस 10.2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक सिचुएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये पार्शियली इनइलास्टिक आप समझ रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ये से टकराए, ये टकराते ही इसके अंदर ना जो इलेक्ट्रॉन है
ग्राउंड स्टेट से यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में चले जाए, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, ठीक है, यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो अब नॉर्मल नहीं रहा, वो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हो गया। तो इसका मतलब इस 24.5 में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो बचा हुआ जो है, यानी जो अब 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचा हुआ है, ये कहाँ जाएगा? अब ये इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइनली हाफ m, यानी पहले दोनों का मास तो हमने m कंसिडर किया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ में आपको? तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ऑलराइट, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद ये एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन हम लोग लगा देंगे कंजर्वेशन का। तो कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम वो हो गया mv, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv1 प्लस mv2। तो ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग v1 v2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया केस 2, ठीक है। अब केस 3 लेते हैं। तो केस 3 में हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि वो 1 से 3 में एक्साइट हो गया, तो वो अपना केस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा चेंज करके हम लोग समझ सकते हैं, तो मैं आपको इसी में थोड़ा चेंज करके समझा देता हूँ कि जब वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में एक्साइट होगा, तो वो 10.2 नहीं, तो वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और हमें पता है मैक्सिमम लॉस कितना आया था? मैक्सिमम लॉस 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। लेकिन इस लॉस के बराबर हमारे पास कोई भी यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी एनर्जी गैप है नहीं, इसलिए यहाँ पे सारे जो केसेस है वो पार्शियली इनलास्टिक वाले केसेस हैं, राइट। परफेक्टली इनलास्टिक वाले केसेस तभी बन सकते हैं जब कोई एनर्जी गैप इसके बराबर हो, लेकिन कोई भी एनर्जी गैप हाइड्रोजन के अंदर ऐसा कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई एनर्जी गैप है नहीं जो 12.25 के बराबर हो, इसलिए यहाँ पे सारे केसेस कैसे हैं? पार्शियली इनलास्टिक वाले, राइट। परफेक्टली इनलास्टिक वाले केसेस यहाँ पे नहीं है, और राइट। तो ये 12.09 हो सकता है। अगर आप ये 12.09 यहाँ से घटा दिया, ठीक है, 12.09 यहाँ से घटा दिया तो कितना बचेगा? चलिए घटाया जाए तो 24.5 और ये 12.09, तो ये हो गया 41 और ये हो गया 12, यानी 12.41। तो ये हमारे पास जो यहाँ एनर्जी बचेगा वो बचेगा यहाँ पे 12.41, ठीक है। तो आपने लिख दिया इसको 12.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर से आपने मान लिया कि दोनों के जो वेलोसिटीज है वो v1 v2 है। परफेक्टली इनलास्टिक होता तो आप दोनों का वेलोसिटी कॉमन मान लेते, राइट। परफेक्टली इनलास्टिक होता तो आप दोनों का वेलोसिटी क्या मान लेते? v डैश मान लेते, लेकिन परफेक्टली इनलास्टिक यहाँ पॉसिबल है नहीं फ्रेंड्स। तो हमने v1 v2 माना है, तो एक ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू ये जो रिमेनिंग एनर्जी है यानी 12.41, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा ये वाला इक्वेशन फिर से हम इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से v1 v2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दिया गया है कि इन द फिगर what type of collisions can be possible if K is 14 electron volt, if K is 20.4 electron volt, if K is 22 electron volt, or if K is 24.18 electron volt. So which type of the following collisions? Perfectly elastic, partially inelastic or perfectly inelastic collision? Which of this is possible? All right. तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन जो है दोनों का मास हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ओके, m और m। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी तब होता है जब परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी, ठीक है, या मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी इज पॉसिबल in which collision? Is possible in perfectly inelastic collision. Perfectly which collision? Perfectly inelastic collision में होता है। तो perfectly inelastic collision मतलब क्या है कि जब ये दोनों राइट इस तरह से they will stick together and they will move with a common speed v dash, ठीक है। तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, मैं जस्ट याद दिला रहा हूं आपको। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2mv डैश, क्योंकि दोनों जो है आप साथ में मूव हो रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, ऑलराइट। तो यहाँ से जो v डैश है वो आएगा v/2, और अगर हम लॉस इन क्वांटिटी निकालेंगे यानी k इनिशियल माइनस k फाइनल, तो k इनिशियल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर क्योंकि सिर्फ ये मूव कर रहा है, ऑलराइट, और k फाइनल हो जाएगा हाफ m की जगह 2m,
और v की जगह v डैश स्क्वायर यानी v/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, राइट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, राइट, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1/4। आप चेक कर लीजिए, ये होगा 1/2 mv², ये 1/4 mv²। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 mv² आ जाएगा। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये k है, राइट, विच इज़ हाफ mv², अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये है हाफ mv², तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है k/2, ठीक है, मतलब 50% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो कोई लॉस होता ही नहीं है, देयर इज नो लॉस, यहाँ तो जीरो लॉस होता है, ठीक है। और ये तब होगा जब जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है, राइट, जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी गैप ना हो तो फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। चलिए पर धीरे धीरे हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो लॉस है वो k/2 है, ठीक है। तो हम लोग एक एक केस लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको दिया गया है वो केस लेके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बना देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया ये है न्यूट्रॉन, ये है हाइड्रोजन। तो हमने ले लिया, चलिए केस 1। तो केस 1 मतलब जब k का वैल्यू कितना है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर k का वैल्यू 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है, वो है k/2। वो आपने देखा इक्वेशंस के थ्रू, आपने देखा, तो वो आया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए जो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो नीचे वाला n = 1, क्योंकि सब ग्राउंड स्टेट में, और n = 2। तो ये मैक्सिमम जो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो होगा E2 - E1। कम से कम इतना एनर्जी चाहिए अगर एक्साइट होना है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन एटम को, और ये निकल के आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो लॉस है, मैक्सिमम लॉस भी इसके बराबर नहीं है, एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर नहीं है। मतलब ये हाइड्रोजन एटम इस केस में यानी केस 1 में एक्साइट हो ही नहीं सकता। और जब एक्साइट नहीं हो सकता है तो एक्साइट नहीं हो सकता, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जब एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा, मतलब नो लॉस इन एनर्जी, मतलब होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो केस 1 में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। मैं आपको एक बार फिर से ये पॉइंट समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी पॉसिबल है 7, लॉस होकर एनर्जी जाएगा कहाँ, एनर्जी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लॉस होता है तो ये एनर्जी जाएगा कहाँ, ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट होने के लिए n = 1 से n = 2 जाने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो एनर्जी है, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 to n = 2। मतलब हाइड्रोजन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। जब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं तो ये लॉस इन एनर्जी होगा ही नहीं, और जब लॉस इन एनर्जी होगा ही नहीं तो फिर होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो केस 1 में क्या होगा स्टूडेंट्स, केस 1 में होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग केस 2 की। तो केस 2 में हमारे पास है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखिए अगर अपने पास 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है, इसमें मैक्सिमम लॉस यानी फिर से k/2, ठीक है। तो वो लॉस आ जाएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको मिनिमम जो एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, राइट, हाइड्रोजन को n = 1 से n = 2 ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए वो भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो लॉस इन एनर्जी है, यानी ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर ले, ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब कर ले और वो अपने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाए और ये हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट। मतलब पूरा का पूरा एनर्जी जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है
इन किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। ये हमने जो इक्वेशन सॉल्व की है किसके लिए है, ये सारी इक्वेशंस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी जब भी हो सकता है, देखिए यहाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब ये दोनों एक साथ इस तरह से सेम स्पीड जाएंगे v डैश से, ठीक है। तो हमने सारे इक्वेशन सॉल्व करके किसके लिए सॉल्व किया था, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए सॉल्व किया था, और वहां से हमने मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट किया था, जो कि यहाँ 10.2 है। और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा का पूरा 10.2 एब्जॉर्ब कर ले, मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए। तो इस केस में क्या पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड केस आपको दिया है यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया इसको 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी होगा, राइट, वो हो जाएगा फिर से k/2, यानी वो हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो वो हो गया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो पहला है अपना एक्साइटेशन एनर्जी जो n1 n=1 से n=2 के लिए वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और n=1 से n=3 के लिए अगर आप देखोगे तो वो एक्साइटेशन एनर्जी निकल कर आता है 12.09। तो हम देख सकते हैं कि ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, ठीक है, बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन जो बचा हुआ एनर्जी है, राइट, तो 10.2 अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो बचेगा कितना, तो बचेगा अपने पास 11.8, ठीक है, कि टोटल एनर्जी 22 है। तो अगर वो 10.2 एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पूरा 11 तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि 11 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एनर्जी गैप पॉसिबल ही नहीं है, राइट। मतलब ये एनर्जी गैप 10.2 का है, ये एनर्जी गैप 12.09 का है, और बाकी तो उससे ज्यादा है। 12.09 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 11 है, और 10.2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इससे ज्यादा है। यानी जो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ 10.2 होगा, ये पूरा का पूरा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक का केस ही नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा पार्शियली इनइलास्टिक का केस। तो टोटल एनर्जी कितना है 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा तो बचेगा कितना, बच जाएगा 11.8, और वो 11.8 ये दोनों लेकर अलग अलग स्पीड से यानी v1 v2 से ये मूव करेंगे। तो ये केस बन जाएगा जो अपना थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला केस हो जाएगा अपना पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। कैसा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, ऑलराइट, ओके। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। अब मैं आपसे लास्ट वाला मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताइए लास्ट वाले केस में क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि लास्ट केस में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है वो दिया गया है 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी है वो k/2 है, यानी जब आप इसका हाफ करोगे तो ये कितना आएगा, ये निकल कर आएगा 12.09, ठीक है। क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 12.09, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे केसेस पॉसिबल है। मतलब पहला केस ये है कि परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है अगर ये कोई यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे, वो हमेशा एक पॉसिबल केस है। कौन सा केस, परफेक्टली इलास्टिक वाला केस हमेशा एक पॉसिबल केस है कि वो बिल्कुल एनर्जी एब्जॉर्ब ही ना करे। दूसरा केस है कि वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ले, तो वो पार्शियली इनइलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि 10.2 अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो मतलब उसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब नहीं किया, और जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब नहीं किया तो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, तो वो पार्शियली इनइलास्टिक हो जाएगा। और इसमें थर्ड केस भी पॉसिबल है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक भी पॉसिबल है अगर वो पूरा का पूरा 12.09 एब्जॉर्ब करके n=1 से n=3 यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। अगर हाइड्रोजन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाए तो ये पूरा का पूरा यानी मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस होगा। यानी इसमें तीनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब आप देख सकते हो जैसे इसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल था, वो था परफेक्टली इलास्टिक वाला। इसमें दोनों पॉसिबल था, परफेक्टली इलास्टिक यानी बिल्कुल एब्जॉर्ब ना करे, और परफेक्टली इनइलास्टिक वाला भी पॉसिबल था क्योंकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी। इसमें 22 वाले में ये भी पॉसिबल था कि परफेक्टली इलास्टिक हो, सब में परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल है, चारों केसेस में परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल है। और दूसरा केस क्या था कि वो 10.2 एब्जॉर्ब कर ले और वो पार्शियली इनइलास्टिक हो जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें परफेक्टली इनइलास्टिक पॉसिबल नहीं था इसमें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था, ये देखा था आपने। और ये जो है इसमें आपने देखा इसमें परफेक्टली इलास्टिक भी पॉसिबल है कि भाई पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफर कर दे, राइट, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दे। दूसरा है पार्शियली इनइलास्टिक पॉसिबल है अगर वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ले। और तीसरा आपने देखा कि
परफेक्टली इनलास्टिक भी पॉसिबल है। परफेक्टली इनलास्टिक अगर वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, यानी 12.09 ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, इसका हाफ जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले, तो परफेक्टली इनलास्टिक भी पॉसिबल है। तो थर्ड केस ऐसा था जिसमें मतलब ये वाले केस में सारे ऑप्शंस पॉसिबल थे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया।